सौभाग्य का विषय है कि मैं पत्रकारिता के इस द्विशताब्दी आयोजन में अपनी बात रखने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। दरअसल पत्रकारिता ने हमेशा उन आवाज़ों को बुलंद किया है जो या तो दबा दी जाती हैं या किन्हीं कारणोंवश पीछे छूट जाती हैं। और आज जब हम पत्रकारिता और जन आंदोलन की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं या मैं खड़ा हूँ, तो हमें समझना चाहिए कि ये एक ऐसा समय है जब टेक्नोलॉजी का जन आंदोलन चल रहा है, बदलाव की बयार बह रही है और इस बयार में हम सब बहे चले जा रहे हैं। पत्रकारिता भी अछूती नहीं है। एक ऐसा समय जो 1995 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। 1995 में 10-10 वर्षों में बांट देता हूं। 1995 से 2005 तक का समय पत्रकारिता और हम सब ने देखा। हमारे छोटे छोटे शहरों में मॉल आए थे, हमारे शहरों में ब्रांडेड कपड़े की दुकानें खुली थीं, हमने ब्रांडेड खाना खाना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब मोबाइल आ गया था। ये वही समय था जब हमने मैसेजिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और झूठ बोलना सीख गए थे। ये वही समय था जब मैसेजिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद हमने शब्दों के संकोच के समय को बुला लिया था। हमने अपने जरूरी शब्दों को खारिज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में तो आई लव यू भी ठीक से नहीं लिखा लोगों ने, लेकिन हिंदी वालों ने अपने करुणा जैसे शब्द को छोड़ दिया। किसी ने कई वर्षों से नहीं लिखा होगा कि मेरा हृदय करुणा से भर गया है। ये करुणा शब्द गायब हो गया। या यूं कहें, हम एक ऐसे समय में आ गए जब हम अपने शब्दों को छोड़ रहे थे। उस समय पत्रकारिता क्या कर रही थी? क्या उसने भी अपने को शब्दों में समेटना शुरू कर लिया था? या फिर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया ने भी इसी समय में कदम रखा था और फिर हम इंटरनेट के जरिए न जाने क्या क्या परोसने में लग चुके थे। इसी समय एक आर्कुट नाम की सोशल मीडिया साइट्स भी आ गई थी और हम उसमें जूझते हुए नजर आने लगे थे। ये वही समय था जब हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार मांगने का काम किया और 2005 में हमें मिल गया। इस पूरे समय को हमने सूचना क्रांति का समय कहा, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का समय। फिर आया 2006 से 2015 तक का समय। सूचनाएं खूब हो गई थी। फ्रीडमैन ने कह दिया कि फ्लैट अर्थ हो गई है। पुलित्जर अवार्डी जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि हम सपाट धरती पर आ गए हैं, सबके पास समान अवसर हैं। बड़ी तेजी से बदलती हुई पत्रकारिता। 1995 से 2005 तक में हमने अखबारों को रंगीन होते देखा था और ढेर सारे चैनलों को भी देखा था। लेकिन फिर जो 2006 से 15 के समय में हम डिजिटल दुनिया में आ गए और ये समय कहा जाने लगा कि ज्ञान का समय है। आप ज्ञान बटोरिए, क्योंकि सूचनाएं तो बहुत हो गई। सूचनाएं बिखर कर आती हैं, ज्ञान थोड़ा क्रमबद्ध हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। तो उस ज्ञान का समय है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड मार्केट की बात की जाने लगी और हमने ज्ञान की नई नई परंपराओं को खोजना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात थी कि इसे नॉलेज रेवोल्यूशन का समय कहा गया। 2016 से 2025 तक का समय, जिसे अभी अभी हमने पूरा किया है, ये नवाचार का समय था, इनोवेशन का समय था। खूब सारी टेक्नोलॉजी आ गई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, चिप कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, न जाने क्या क्या। और फिर दुनिया बड़ी तेजी से बदली। इसीलिए मैंने कहा कि अब हम एक टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के समय में हैं, जन आंदोलन के समय में हैं। 2026 से 2035 तक का समय कैसा होगा? 200 बरस पत्रकारिता बिता लेने के बाद की पत्रकारिता कैसी होगी? क्या जन आंदोलन होंगे और क्या जन आंदोलनों को हम आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हम जन आंदोलनों की रूपरेखा बना पाएंगे? क्या आवाजें बुलंद की जा सकेंगी या लोग अपनी आवाजें खुद ही बुलंद करते रहेंगे? क्या होगा? ये 2026 से 2035 तक का समय, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ हम क्वांटम फिजिक्स के नए कारनामे देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे की बात करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या होगा?
भारत में जन आंदोलन को जन भागीदारी, जन सहचर्य, जन सहकारिता, जन संस्कृति, जन जुटान, जन विकास जैसे बहुत सारे शब्दों से जोड़ दिया गया। सामाजिक विकास को भी जोड़ दिया गया जन आंदोलन से। सरकारें अपने अपने जन आंदोलन चलाने लगी और जनता अपने अपने। वास्तव में लोकतंत्र का पर्याय जनतंत्र है, और जनतंत्र यानी नागरिक प्रतिरोध। तो क्या नागरिक प्रतिरोध को जन आंदोलन कह दिया जाए? या कहा गया क्या भारतीय मेधा में, भारतीय समाज में, भारतीय ज्ञान परंपरा में सार्थक प्रतिरोध की परंपरा थी क्या? क्या विरोध के लिए विरोध को नकारा नहीं जाना चाहिए? विरोध के लिए हम विरोध करते रहेंगे तब तक क्या होगा? तो फिर जन आंदोलन की परिभाषा क्या होगी? यह हमारे पूर्वजों ने तय किया कि जनहित में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, जो उद्देश्य को लेकर लोग सीमा विहीन जुटान करते हैं ना, उसे हम जन आंदोलन कहते हैं। सीमा विहीन जन जुटान। और ये जो हमारी उसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जन सरोकार जुड़े होते हैं। फिर उसके लिए हमें कोई करिश्माई व्यक्तित्व चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए, और वो करिश्माई नेतृत्व समय समय पर आते रहे। पत्रकारिता ने उन्हें हाथों हाथ लेने में, ये करिश्माई नेतृत्व जो होते हैं, जो जन आंदोलन करते हैं, उनमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन डेविड एबरले। उन्होंने कहा कि आंदोलन बदलना क्या चाहता है, और इसी आधार पर आंदोलन बांट दिए गए। हमारे भारत में इस प्रकार, जो मैं प्रकार बताऊंगा, हर प्रकार का आंदोलन हुआ, चाहे वो वैकल्पिक आंदोलन था, चाहे मुक्तिदायक आंदोलन था, और चाहे सुधारात्मक आंदोलन था। अब भारतीय इतिहास को पलट कर देखेंगे तो सारे आंदोलन उसमें मिल जाएंगे। भारतीय आंदोलन दरअसल हमारी लोक संवेदना और लोक व्यवहार से जुड़े हुए थे। हम जब आंदोलन की रूपरेखा और पत्रकारिता के साथ साथ जुड़ाव की बात करते हैं ना, तब हम परतंत्र थे। तब हमारे पास अपनी आवाज उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और लिहाजा हम लोक संवेदना और लोक व्यवहार को जन आंदोलनों में बदलना चाहते थे। ये आप देखें ना कि कैसे एक बिरहा लोकगीत गायक गा देता है कि चहु और पड़ा बा अकाल हो, गौवन के पिचक गए गाल हो, हम असहाय हैं यह मलाल हो, अब ना उबा तो कब उबा एर दशरथ के लाल हो। अब ये एक पूरी रूपरेखा खड़ा करता है। अभी लोक संवेदना की बात कर रहे हैं ना, तो कबीर भी तो हमारे पत्रकार ही है ना। हम कबीर को साहित्य नहीं मानते। कबीर सबसे बड़ा पत्रकार, जो दुनिया में पहला पत्रकार, नारद को हम लोग अपना पारंपरिक पत्रकार मानते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक पत्रकार पैदा हुआ वो कबीर था। वो यही थोड़ी ना लिख रहा था कि चलिए कुलबेर में गंगा नहाए, गंगा नहाइन जमुना नहाइन सौ मन मैल लिहिन चढ़ाए। तो क्या बता रहा है कि गंगा मैली है, या मन के मैल की बात कर रहा है? हम अपने अपने तरीके से व्याख्यापित करें। वो कह रहा भीड़ है, हम तो कहते हैं ना हम इलाहाबाद वाले हैं, कुंभ वाले हैं, तो हम लोग यही बात करते हैं। वो कह रहा है धक्का उखाइन मुक्का उखाइन घड़ाऊ की पूंजी दिहिन गवाए, चलिए कुलबेर में गंगा नहाए। क्या भीड़ है साहब, क्या क्या डिस्क्रिप्शन कर रहा है, आप देखिए ना। तो ये जो हमारी परंपरा में था, यहां से हम लेकर बहुत तेजी से आते हैं। अब 1826 में जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हो रही है, तो क्या जरूरत पड़ी थी एक कनपुरिया को कलकत्ता जाने की, और क्या जरूरत पड़ी थी एक कलकतिया हिंदी भाषी को अखबार निकालने की? जन आंदोलन था। अंग्रेजों की मांग में घुसकर हम आवाज बुलंद करेंगे, ये था। अब देखे ना कि एक कलकतिया वहां जाता है और कहता है, अब काम किया बहुत सारा। कल आदरणीय श्रीधर जी ने बताया कि वो क्या क्या काम करने के बाद अखबार निकालने गए थे। अखबार निकालने का सत्ता के करीब जाकर, कानपुर में नहीं आया उनके मन में, कलकत्ता में जाकर आता है। और ये बड़ा भारी अजुबुल किशोर की जो ललक थी कुछ गुजरने की, वो एक ललकार थी अंग्रेजों को, और फिर वो लहक कर पत्रकारिता बनी। वो लहक कर हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ती चली गई। हमें ध्यान देना होगा कि भाषिक चेतना को लेकर हमारे उस समय के पत्रकार बड़े सजग थे। वो जानते थे कि हम अगर जाएंगे तो भाषा और संस्कृति के नाम पर भी हम करेंगे। जन आंदोलन ऐसे होते हैं कि व्यवस्था भी गड़बड़ाती है और सत्ता भी गड़बड़ाती है। व्यवस्थापक
जो हमारे सामाजिक व्यवस्थापक हैं, हमारे जातीय व्यवस्थापक हैं, या फिर सत्ता, दोनों घबराते हैं। और भारत के इतिहास बड़ा भारी है कि हमारे यहां सब प्रकार के आंदोलन मिले हैं, चाहे वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन हो और चाहे वो राजा राम मोहन राय का। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, अब वो सर्वोदय आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, नर्मदा आंदोलन हो, या साइलेंट वैली आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो। हिंदी पत्रकारिता सबको हाथों हाथ लेती आई है। हिंदी पत्रकारिता में साहित्यकारों को बहुत सारे बाहर फोटो लगाई गई हैं उनकी, आप देखेंगे प्रदर्शनी में कि बहुत सारे साहित्यकार हिंदी पत्रकारिता के उन नायक थे और उन लोगों ने भी आंदोलन को दिया। क्या भक्ति आंदोलन जन आंदोलन नहीं था? पूरा भक्ति आंदोलन जन आंदोलन था। वो लिखा जा रहा था, वो लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो हम ये न कहें कि हम केवल पत्रकार, साहित्यकार जो पत्रकार थे वो भी यही काम कर रहे थे। और आज एक बड़ा आंदोलन आजादी की लड़ाई का भी था और वहां पर भी पत्रकारिता हाथों हाथ ले रही थी। हम चाहे आत्मचेतना का जागरण कर रहे हो, या भाषा का गौरव जगा रहे हो, या फिर समाज सुधार को हम कर रहे हो, उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाना हो, या फिर स्वराज के प्रति समर्पण की बात करनी हो, चाहे वो उदंत मार्तंड कर रहा हो, चाहे बनारस अखबार या बंगदूत या समाचार सुधावर्षण या पयामे आजादी, ये सब के सब किस तरीके से उस समय के भाषाई और जन चेतना जगाने के आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। बहुत सारे अभी हमारे आदरणीय कृपाशंकर जी ने जो नाम लिए हैं। 1857 का जो आंदोलन था वो भी जन आंदोलन था। एक लौ बनाई गई और शोला बनकर उभरी और किस तरीके से आगे बढ़ी और किस तरीके से उसे लिया गया। 19वीं सदी के 1857 में चले और 19वीं सदी के अंत तक आ जाएं। आप देखें कि किस तरीके से निज संस्कृति और निज भाषा को एक आंदोलन बनाकर सामने रखा गया और कैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन या फिर प्रार्थना समाज, ये सामाजिक आंदोलन थे लेकिन जन आंदोलनों की परिभाषा के अंतर्गत आते थे। और इन सब को आप उस समय के अखबार खंगाले, सपरे संग्रहालय जाएं और देखें कि उस समय के सारे अखबारों ने इन्हें लिखना और लोगों को इनसे जोड़ना नहीं छोड़ा। ये आप जाने रहे हैं, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हों या बालकृष्ण भट्ट या मदन मोहन मालवीय, आचार्य महावीर प्रसाद, सब के सब। और ये 19वीं सदी की शुरुआत तक मशाल लेकर हम चले गए। हमने ये जानते थे कि यह काम होगा और मशाल किनके हाथ में पहुंची? गणेश शंकर विद्यार्थी के हाथ में, महात्मा गांधी के हाथ में, भगत सिंह के हाथ में। और आपको बताएं, केवल ये हिंदी के पत्रकार जो थे ना, वो केवल अपनी हिंदी की पत्रकारिता नहीं संभाल रहे थे, उर्दू की भी पत्रकारिता संभाल रहे थे। इलाहाबाद से एक अखबार निकला स्वराज, उसके संपादकों के नाम सुनने में कोई ऐसा नहीं था कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, मुस्लिम की भाषा है। उसके संपादकों में शांति स्वरूप भटनागर हैं, अमीर चंद बंगवाल हैं, होतीलाल वर्मा हैं, नंद गोपाल चोपड़ा हैं, ये सब उसके संपादक हैं। और ये किस तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से वो अखबार निकालते हैं और अंग्रेज पकड़ लेती है। 8 साल अखबार निकलता है, 8 संपादक होते हैं, 2.5 साल अखबार निकलता है और लगभग 95 साल की सजा हो जाती है, कितों को काला पानी हो जाता है। और आप देखें कि एक मुकदमे का जिक्र कि हम बता रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन दोनों एक संपादक का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हैं। दोनों को पता है कि ये वाला मुकदमा जीत जाएंगे अगर, और जैसे ही ये संपादक बरी होगा इसे फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 मिनट का समय है, जज साहब फिर बैठेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। तो पहले से तैयारी कर गए हैं। मदन मोहन मालवीय के इशारे पर जैसे ही वो बरी होकर आता है वैसे ही इशारा करते हैं और जेब से राजर्षि 20 रुपया निकालते हैं और उनकी जेब में रख के कहते हैं भाग लो, और भगा देते हैं। और फिर इलाहाबादी में कहते हैं आपका मुवक्किल भाग गया तो हम क्या करें जज साहब? जज साहब बगल वाले से पूछते हैं क्या बोले हैं ये, भगा देते हैं। जो संपादक गिरफ्तार होते थे उनके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मदन मोहन मालवीय उठाते थे। आप देखें, ये एक प्रकार से हम समझें कि कैसे उस समय के अखबार के दफ्तर जन आंदोलनों की पाठशाला हुआ करते थे और खासतौर से संपादकों के कक्ष, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप कार्यालय का कक्ष, जहां पर भगत सिंह बैठे हैं, जहां वो पत्रकारिता कर रहे हैं बलवंत सिंह के नाम से, वहीं पर क्रांतिकारियों की बैठक हो रही है। ये चंपारण गांधी बाद में जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पहले जाते हैं।
आप सीखिए कि किस तरीके से पत्रकारिता वहां से लेकर हम पत्रकारिता को चले हैं। और अगर फिर आजादी के बाद के जो आंदोलन है वो जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन है, और चाहे वो चिपको आंदोलन हो या नर्मदा आंदोलन हो, ये पत्रकारिता के जो पहलुए थे उन्होंने सारे आंदोलनों को खाद पानी पहुंचाया। आप उठाकर देखिए, अब जो भी कहें, भारतीय राजनीति के पुरोधाएं जो हैं वो सब इन आंदोलनों का हिस्सा बनने के लिए ललायित रहते थे, तो हम इसके हिस्से बन जाएं, हम ये काम कर लें, हम वैसे कर लें। और फिर आजादी के बाद का समय कितना खतरनाक समय आता है कि आजादी के समय लोग तानाशाह, सत्ताएं तानाशाह होने लगती हैं, क्योंकि जो पत्रकार थे ना, उनका मकसद था आजादी के पहले देश को आजाद कराना, निज भाषा के दायरे को बढ़ाना, निज संस्कृति के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना। आजादी के बाद लोगों को लगने लगा कि हम निरंकुश हो सकते हैं क्या, सत्ताएं निरंकुश होना शुरू कर रही थी। ये 70 का दशक और फिर 80 का दशक, किस तरीके से एक शासनाध्यक्ष आपातकाल लगाता है, और वो समय वो कैसे आता है, वो जब आंदोलन नहीं हुआ होता ना तो शायद आपातकाल भी नहीं लगता। वो डर, वो भय, वो जो एक आंदोलन पटना के मैदान में होता है, और जहां जयप्रकाश नारायण और लोग, मैं 6-7 वर्ष का था, अपने पिता के कंधे में बैठकर उस पटना की रैली में था। मैंने ओवरहेड कैमरे की तरह देखा था वो जयप्रकाश पर लाठी चलना, वो जयप्रकाश का गिर जाना, और फिर पिता से पूछना पिता का क्या हुआ, तो वह सब जयप्रकाश को लोग घेर लिए हैं, उनके ऊपर गिर गए हैं और लोग उनको लेकर जा रहे हैं, सिर पर कपड़ा बांध दिया गया है, और पिता बैठ जाते हैं, हाँ हम लुट गए। लोगों के भीतर वो करिश्माई नेतृत्व, वो हमें जानना होगा कि कैसे हमारे वो आंदोलन का 4 नवंबर 1974 का वो आंदोलन, 4 दिन बाद खबर छपती है स्टेट्समैन में, फोटो छपती है, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से वो आंदोलन चला और किस तरीके से लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। 25 जून 1975 को इसी दिल्ली शहर में गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर तो मीडिया पर भी आफत आती है। यह समय मीडिया के बदलाव का था। मीडिया ने देखा कि सत्ताएं कैसे अंकुश लगा सकती हैं, वो कितना जन आंदोलन से, जन की ताकत से, नागरिक प्रतिरोध से, जन प्रतिरोध से कितना घबराती हैं, और फिर मीडिया की आवाज को बंद किया जाता है। कितने अखबार कोरे छूट गए, काले हो गए, संशय हो गया। हमें याद करना चाहिए और नए लोगों को तो उस चीजों को दोहराना चाहिए कि कितनी मुसीबतों के बाद हमने पत्रकारिता को बचा कर रखा। जितना आजादी के समय संकट नहीं आया, उतना उन 2 सालों में संकट आया। हमारे इलाहाबाद शहर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। वो जन्म से दोनों हाथ के लूले थे, प्रोफेसर रघुवंश, वो दोनों हाथ के लूले थे। और जब जज साहब के सामने खड़े हुए तो जज साहब ने कहा, प्रोफेसर रघुवंश, मिस्टर रघुवंश, आपके ऊपर आरोप है कि आपने बिजली के तार काटे हैं, पटरियां उठाई हैं। तो उन्होंने कहा, यस मिलॉर्ड, मैंने उन्हीं हाथों से किया है। और प्रोफेसर रघुवंश जेल भेज दिए गए। क्या हम भूल सकते हैं? क्या हम उन्हें याद नहीं करें? और आपातकाल के दौरान जो हमारी, और फिर क्या हुआ? फिर मीडिया जब 1980 में जब सरकार बनती है, फिर 77 में, और फिर 77 के बाद सरकार गिरती है और 1980 में फिर इंदिरा गांधी वापस आती हैं। अब जान गई थी कि अब मीडिया जो है कैसा है, वो पहचानती थी। और इसीलिए 1982 में उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन और एशियाड के नाम पर लो पावर ट्रांसमिशन लगाना शुरू कर दिया कि हम अब टीवी से दिखाएंगे, क्योंकि लोक प्रसारक हमारे हाथ में है, और पूरे देश में लो पावर ट्रांसमिशन फैला दिए गए। हमने देखा वो छोटा सा बक्सा, वो हम लोग बड़ी बड़ी तस्वीरें देखने वाले लोग, वो फिल्म देखने के लिए जाने, फिल्म थिएटर में जाने वाले लोग, अपने घरों में एक डिब्बा आ गया हमारे यहां। और ये बड़ा भारी बदलाव था, ये बड़ा भारी बदलाव था। फिर इंदिरा गांधी की डेथ होती है, लेकिन फिर कंप्यूटराइजेशन, और फिर इंसेट का छोड़ा जाना, और फिर विदेशी पूंजी निवेश। अद्भुत है, ये सारा कुछ मीडिया को बदल रहा था। मीडिया मार्केट हो रहा था। मीडिया मार्केट, पत्रकारिता कहीं किनारे जा रही थी क्या? और ये मिशन, और फिर उसके बाद क्या हुआ? परमिशन
यानी खबर छापने की परमिशन, और फिर आ गया जमाना कमीशन यानी विज्ञापन। लाओ ना, वो विज्ञापन की दुनिया बड़ी होने लगी और फिर जन प्रतिरोध कमजोर पड़ने लगा। क्या आवाज दी जानी चाहिए थी? क्या वो आवाज बुलंद करनी चाहिए थी? क्या वो राम मंदिर आंदोलन, वो किसान, वो सूचना अधिकार, वो स्वदेशी आंदोलन, ये सब कुछ हो रहे थे और पत्रकारिता अपने अपने हित साधती हुई। हिंदुस्तानियों का हित था क्या उसमें? सवाल करना पड़ेगा। और जानते हैं आप कि किस तरीके से हम तो उस शहर के लोग हैं जो कहते हैं कि खींचो ना कमानो तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे अकबर इलाहाबादी का शेर है। और इसी से क्या 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 उस समय जब आपातकाल था तो क्या कुछ अखबार वालों ने अपनी रीढ़ नहीं झुकाई थी? क्या कुछ अखबार वाले सत्ता के करीब नहीं चले गए थे? उनको भी तो याद करना पड़ेगा, जिन्होंने रीढ़ खड़ा करने वालों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की थी। उन्हें भी याद करना पड़ेगा। हमने देखा है और किस तरीके से हम विदेशी पूंजीवाद के बाद, पूंजी निवेश के बाद, हम अखबारों को रंगीन होते देखते रहे, हम टेलीविजन की दुनिया को बड़ा होते देखते रहे, हम खबरों के दायर, मेरे हिस्से की खबर कहां है आदमी चिल्लाता रहा, मेरे हिस्से की खबर कहां है। लेकिन हमने हीरो हीरोइनों की तस्वीरें दिखाई, हमने बहुत सारा कुछ। अभी बात कर रहे थे सुबह सुबह आदरणीय श्रीधर जी की, कैसे एक लखनऊ का फैशन शो दिखाया जाता है और किसान आंदोलन को कैसे नहीं दिखाया जाता है। आज मैंने फिर कहूं कि आज जब 21वीं सदी के 25 साल गुजार लिए हैं हमने, समय बहुत नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के 25 साल गुजारने के बाद यहां बात करने के लिए, पत्रकारिता के 200 बरस मनाने के लिए खड़े हुए हैं, तब हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस पूरी टेक्नोलॉजी के बयार में शब्दों की ताकत कैसे वापस लाई जाए। क्या अखबार और किताबों से नई पीढ़ी को जोड़ने की फिर से कवायद करनी पड़ेगी? टेक्नोलॉजी है हमारे साथ, हम अखबार को पढ़ सकते हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पर, लेकिन वो पन्ना पलटने का सुख, वो अखबार की महक, वो अखबार के ढेर सारे काम। मेरी मां कहती थी अखबार को स्वेटर के अंदर लगा लो, ठंड नहीं लगेगी। दिल से लगा के अखबार, 22 साल अखबार में काम किया है, तो यूं ही थोड़ी ना हम अखबार को छोड़ सकते हैं। तो अखबार फिर से आवे घर में, किताबें फिर से आए घर में। वो आंदोलन नहीं चाहिए जो सिविल सोसाइटी के नाम पर हुआ था, जिसको एक चैनल वाले ने खूब दिखाया। वो मीडिया का प्रायोजित आंदोलन था और एक पत्रकार के बाद में उसी की बनी हुई पार्टी में चला गया। वो किताब भी लिखता है। सोशल मीडिया से कोई जन आंदोलन होगा क्या? जन आंदोलन जनता के बीच से होगा, जनता की आवाजों में सुर मिलाने से होगा। मैंने उस समय भी कहा था किसी को गांधी मत बनाया करो, कोई दूसरा गांधी नहीं पैदा हो सकता, गांधी जैसा हो सकता है। ये हमारे समय के गांधी हैं, बकलोल हो क्या? ऐसे कोई गांधी आता है क्या? गांधी बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी चीजें करनी पड़ती हैं। मैं फिर कहूंगा, फिर पत्रकारिता को जन आंदोलन करने की जरूरत है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमने तीसरी दुनिया में कदम रखा था, तब हमने कहा था कि हम लोगों की 3 भूख मिटाएंगे। एक पेट की भूख, यानी सबको भोजन मिलेगा, भूखमरी नहीं होगी। एक दिमाग की भूख, सबको शिक्षा देंगे, कहीं अशिक्षित नहीं रहेगा। और एक जेब की भूख, लोगों के पास बचत के पैसे होंगे, नौकरी होगी लोगों की। क्या हम आज कह सकते हैं कि हमने तीनों भूखों को खत्म कर दिया? 2007 में सारे दुनिया के नंबरदार जिनेवा में इकट्ठा हुए और तीसरी दुनिया के नंबरदारों ने जब बहस की तो पता चला हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन तो किया ही नहीं, हमने पार्टिसिपेटरी ऑडियंस तो बनाया ही नहीं। काहे के लिए हम 3 भूख खत्म कर पाएंगे भाई? विकास की धारा में हमने क्या लोगों को जोड़ा? क्या हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए अखबारों को पकड़ा? क्या हमने उनके सहारे जीने की ताकत की? और क्या अखबार वालों ने किया? क्या किया? ये सवाल सबके सामने था। आज जरूरत है कि हम फिर से एड्रेस करें कि क्या हम इन 3 भूख यानी दिमाग की भूख, पेट की भूख और जेब की भूख को शांत करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? अखबारों को ये मुद्दे बनाने होंगे, अपनी लेखनी में ये मुद्दे बनाने होंगे।
जन भागीदारी और विकास के रिश्ते को फिर से तय कराना पड़ेगा। हम पानी, पर्यावरण, पृथ्वी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे मुद्दों को लेकर फिर से जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदी पट्टी के बहुत सारे अखबारों ने अपने CSR फंड से बहुत सारा काम करना शुरू किया है। पानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या ये सब केवल दिखावा है या फिर जनता की भागीदारी है? मीडिया को जब हम आज कहते हैं पत्रकारिता को मीडिया, तो सवाल उठना चाहिए और खास तौर से टेलीविजन के लोग इस बात को समझें। अखबार अपनी साख बचाने में फिर भी सफल रहे हैं, लेकिन टेलीविजन को क्या हम बेहतर फुटेज की तलाश में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? ये सोचना पड़ेगा मीडिया वालों को। ये सोचना पड़ेगा कि मीडिया पर छा जाने की कवायद के आगे जन आंदोलनों की गंभीरता कहीं फीकी तो नहीं कर रहे? कहीं मीडिया इंडस्ट्री में अपनी साख बढ़ाने और आगे रहने की होड़ में हड़बड़ी तो नहीं कर रहे? क्या हम हड़कंप तो नहीं मचा रहे? ये होड़, हड़बड़ी और हड़कंप का समय जन आंदोलन के दिग्दर्शक बन उसे अनायास खत्म करने की कवायद तो नहीं कर रहे? ये सवाल है जो उठना ही चाहिए। आने वाले दिनों में हिंदी पत्रकारिता अपनी स्मृति परंपराओं को सहेजती हुई आगे बढ़ेगी। ये 22 साल अखबार में और 20 साल पत्रकारिता पढ़ाने वाले का विश्वास है कि पत्रकारिता फिर भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसकी स्मृति परंपराएं बड़ी मजबूत हैं। और उन्हीं स्मृति परंपराओं जिनका जिक्र अभी कृपाबाई ने किया, उन्हीं स्मृति परंपराओं को सहेजते हुए वो आवाजें जो पीछे छूट गई हैं, वो आवाजें जो बुलंद होने से रह गई हैं, वो आवाजें जो दबा दी जा रही हैं, उन्हीं हिंदी पत्रकारिता बुलंद करती रहेगी। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और सप्रे संग्रहालय का बहुत बहुत आभार करता हूं। आपका भी आभार कि आपने बड़े ही धैर्य से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।